हेलो भविष्य के अधिकारियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। डेली पॉकेट करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है और बिना विलंब के चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं रोज की तरह। आज है 27 जनवरी 2026 और जो मेरे करंट अफेयर के स्रोत रहते हैं वो द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया। आज की क्लास लेट हुई, उसका कारण है राष्ट्रीय छुट्टी थी कल, जिसकी वजह से इन सारे स्रोतों पर न्यूज़ आने में टाइम लगा और फिर मुझे आपके लिए काम की बात निकालने में भी थोड़ा समय लगा। तो आगे से याद रखिएगा, जब भी राष्ट्रीय अवकाश होगा उसके अगले दिन जो क्लास आएगी वो थोड़ा लेट ही अपलोड होगी, पर जो भी चीज़ आपके सामने आएगी बेहतरीन ही आएगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की पहली महत्वपूर्ण खबर जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं यह नहीं कहूँगा कि ये एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण है, भारत के नागरिक हैं तो यह आपको जानना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 16वां मनाया गया है। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 में हुई थी, ठीक है। और जो हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन जी थे। इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग भाग 15 में दिया रखा है, अनुच्छेद 324 से 329 तक, है ना। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये किन चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है, तो संसद के, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं, राज्य विधानसभाओं के, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, विधान परिषद के भी कराता है, पर जहां पर विधान परिषद नहीं है जिन राज्यों में, वहां के विधानसभाओं के, ठीक है। राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है। अभी देखिए मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंट्सों से किस तरीके से एग्जामिनर गुमराह करेगा जिससे आपका पढ़ा हुआ भी गलत हो जाएगा। एग्जामिनर यही चेक करता है कि बच्चे किसी लाइन पर या किसी टॉपिक पर कितना सोचते हैं, है ना। तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, आपके विचारों को और अधिक बढ़ाना भी है ना। चलिए 61वें संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, इसके द्वारा क्या किया गया था, जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी एक फैक्ट था जो मैंने इसमें लिया हुआ है। इसकी संरचना क्या होती है इस संस्था की, तो एक चुनाव आयुक्त पहले होता था मूल रूप से, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ और संविधान लागू हुआ तो उसे कहते हैं मूल रूप। मूल रूप का मतलब होता है जो उस समय था, तो उस समय एक चुनाव आयुक्त ही हुआ करता था इस संस्था में। पर 1993 के बाद इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 आयुक्त होते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इसके लिए एक चयन समिति होती है, उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। चयन समिति में प्रधानमंत्री,
एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए इनके कार्यकाल की बात करते हैं। तो कार्यकाल 6 वर्ष नियुक्ति के बाद या 65 वर्ष की आयु अगर इनकी पूर्ण हो जाती है तो अपने पद से इन्हें हटना होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ऐसे 3 सदस्यीय है ना, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें हटाना कठिन है। उन्हें वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जब आप मेरे से पॉलिटी की क्लास पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यायाधीश को हटाना कितना कठिन कार्य है। इसके में संसद में महाअभियोग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किस तरीके से होती है वो आपको मैं डिटेल में पॉलिटी की क्लास में बताऊंगा, या आप चाहें तो एक बार अपने से भी पढ़ सकते हैं। पर मेरी पॉलिटी की क्लास में आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से स्मार्ट अप्रोच से पढ़ाऊंगा, तभी आपके दिमाग से भूलेगा नहीं। चलिए, आपको मैंने निर्वाचन आयोग के बारे में इतने पॉइंट बता तो दिए हैं, पर एग्जामिनर कहाँ आपसे खेलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी क्लास में सिर्फ आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है, सिखाया जाता है कि एग्जामिनर कहाँ से कैसे क्वेश्चन बना सकता है। चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संस्था है। ऑप्शन ए गैर संवैधानिक, ऑप्शन बी संवैधानिक, ऑप्शन सी वैधानिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो मैंने आपको पॉइंट में बताया ही नहीं। देखिए, हर चीज लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा था कि निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में है, तो जाहिर सी बात है जब हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है तो ये कैसी संस्था हुई, संवैधानिक संस्था हुई। ठीक है, पहला तो हो गया ये। अब दूसरा, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के विषय में दिया गया है। इसके निम्न कथनों पर विचार करें। मूल रूप से यह एक 3 सदस्यीय संस्था है। बताइए, क्या मूल रूप से ये 3 सदस्यीय संस्था है? नहीं, मूल रूप से ये 1 सदस्यीय संस्था थी। 1993 में इसे 3 सदस्यीय किया गया। इसी तरीके से स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी और यहां तक मैं कहूंगा आज जो भी एग्जाम हो रहे हैं, आप छोटे से छोटा भी एग्जाम देखिए, बच्चे ने पढ़ा तो है, बस विचार नहीं किया और उन्होंने गलत करा दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। और जैसे एसएससी में पूछ दिया जाए या स्टेट पीसीएस में पूछ दिया जाए कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस एक संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, और आपको 91वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। तो आप पढ़े हैं, आपने ध्यान से देखा है, मेरे को सुना है, तो आप आंसर कर लेंगे। निर्वाचन आयुक्त के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे, है ना। बाकी इन चीजों को भी आप याद रखिएगा कि नियुक्ति जो चयन समिति होती है उसमें कौन कौन होता है। अगर मैं इस पे क्वेश्चन बनाने पे आऊंगा तो आप समझेंगे कि मैं 10 से 20 क्वेश्चन बना दूंगा। उसका रीजन है क्योंकि मैं PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अध्ययन करता हूं, तो मुझे पता है किस तरीके से क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है। चलिए, हम बात करते हैं आज के दूसरी विशेष खबर की, और ये एसएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, पर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुन लीजिए,
ये भी मैं स्पष्ट बताता जाऊंगा क्योंकि PYQ देखता हूं तो पता रहता है। गल्फ फूड 2026 का आयोजन हाल ही में किस एक देश में किया गया? तो दुबई में किया गया, सीधा सा क्वेश्चन। तो अच्छा, गल्फ फूड है क्या? यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय व्यापार सम्मेलन है। ठीक है, इस वर्ष भारत ने इसमें भागीदारी की है, प्रथम बार है जब इसमें भारत भागीदारी कर रहा है और ऑफिशियल पार्टनर कंट्री के रूप में कर रहा है। ये तथ्य याद रखिएगा। जिस चीज को मैं बहुत जल्दी क्रॉस कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये याद रख लीजिएगा, ये लाइन याद रख लीजिएगा। चलिए आज की तीसरी कवर पर रुक करते हैं। तीसरी खबर है आज की हमारी, आसियान भारत डिजिटल मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई है। किस रूप में हुई है? तो आभासी। आभासी का मतलब आप लोग समझते हैं, वर्चुअल, मतलब जिस तरीके से हम लोग वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, हमको लगता है कि यार पास में ही कोई बैठा, उसे आभासी रूप बोलते हैं। अध्यक्षता इनकी भारत वियतनाम ने की है। आसियान के जो 11 सदस्य हैं और प्लस जो उनके आसियान के संवाद भागीदार शामिल हैं, वो इसमें शामिल हैं इस वाली बैठक में। ठीक है, कोई अभी देखिए कोई महत्वपूर्ण लाइन नहीं आई, इसलिए मैं रुका नहीं हूँ, थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ जानना आवश्यक है। इनमें कौन शामिल होता है? तो दूरसंचार और डिजिटल मंत्रियों की एक वार्षिक मंच है। हाँ, इसको याद रखिएगा, स्टेट PCS वाले वार्षिक है ना। और किनका? दूरसंचार और डिजिटल मंत्रियों का। अब आपको एक चीज याद रखना है, स्टेट PCS, मैं कहूंगा UPSC SSC वाले बहुत ध्यान रखें कि संवाद भागीदार आसियान के कौन से देश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, USA। भारत आसियान का किस एक प्रकार का देश है? तो संवाद भागीदार। बस इतना याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं थी। जो बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको मैं थोड़ा समय अधिक देता हूँ, जो महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं होती है लगता है। और आज के करंट अफेयर में से दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई हैं, जो आपके सीधा एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, पेपर आपके सामने होगा और आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा। एक तो जो मैंने फर्स्ट खबर पढ़ाई और एक पांचवी खबर जो आपके सामने आएगी। चौथी खबर है ग्रंथ कुटीर। ग्रंथ कुटीर क्या है ये पता होना चाहिए। एक पुस्तक गृह है। कैसा पुस्तक गृह है? भारत की शास्त्रीय ज्ञान परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला एक पुस्तक गृह है। इसका निर्माण जो किया गया है वो राष्ट्रपति भवन में किया गया है। चलिए इसकी एक इमेज भी दिखा देता हूं मैं आपको, जिसमें आपको पता रहे कि ग्रंथ कुटीर क्या है। ये रहा, इस टाइप की एक पुस्तकालय गृह है। ठीक है, ये देखिए, ये रहा। इमेज में इसलिए शामिल कर देता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों का भी मन लगा रहे, चीजों को आप विजुअल कर सकें, है ना। तो ग्रंथ कुटीर क्या है? एक पुस्तक गृह है। हाल ही में इसका राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया है, राष्ट्रपति भवन में ही। ये शास्त्रीय ज्ञान परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। ये याद रखिएगा लाइन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। SSC स्टेट PCS, है ना, याद रखिएगा। चलिए आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, आपने कई जगह से करंट अफेयर पढ़ा होगा, सबने ये भी बता दिया होगा किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, क्योंकि लोग जल्दी में हैं। एग्जामिनर जानता है मुझे क्वेश्चन कहां से फ्रेम करना है, और मैं ये जानता हूं कि किस चीज में कितना डेप्थ जाना है और किस चीज में ऊपर से जाना है। देखिए, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है किसको मिला क्या मिला, आजकल ये क्वेश्चन हो चुके हैं पुराने। अब एग्जामिनर इन पर ध्यान नहीं देता है। एग्जामिनर जाता है थोड़ा डेप्थ में, कि आप थोड़ा डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं हर चीज की। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार 131 लोगों को दिए गए। यह देश के सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न के साथ। पहले तो भारत रत्न आता है, उसके बाद आते हैं पद्म पुरस्कार। यह किस एक क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो सार्वजनिक सेवा और मानव प्रयास जो किए जाते हैं उनके क्षेत्र में से दिया जाता है। कोई भी असाधारण सा योगदान जो सार्वजनिक सेवा में और मानव प्रयास में किया गया है उसमें पद्म पुरस्कार मिलता है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये तो हो गए हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो मैं कहूंगा सभी लोग याद रखें। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं हम नीचे की ओर। इसकी शुरुआत जो हमारे नागरिक पुरस्कार हैं, दो नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। एक भारत रत्न जो तो सर्वोच्च है ही है, एक पद्म विभूषण। ठीक है, इसको 1955 में 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। ठीक है, अब वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट। पहली है पद्म विभूषण। ये किस एक क्षेत्र में दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में। असाधारण और विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में। दूसरा होता है पद्म भूषण। ये किस क्षेत्र में? उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा में आपका पद्म भूषण। और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा। अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ाते हुए जा रहा हूं, है ना, ध्यान से पढ़िएगा। अभी इसमें मैं 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाऊंगा आपको, और अभी आपके सामने पढ़ा रहा हूं, अभी आपसे गलती हो जाएगी क्योंकि ये डेप्थ नॉलेज है, अंदर की नॉलेज है। अभी इसकी इमेज भी है, वो भी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन बनाऊंगा लास्ट में, है ना। पात्रता, सभी व्यक्ति, वो चाहे नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो, उनको पद्म विभूषण मिल सकता है। यह कोई उपाधि नहीं है, नाम के पहले या बाद में प्रयोग नहीं किया जाता। अनुच्छेद 18 संविधान का याद करिएगा आप लोग, है ना, उपाधियों का अंत। चलिए इसकी एक बार इमेज भी आपको बहुत अच्छे से दिखा के समझा दूं, फिर क्वेश्चन का निर्माण करूंगा। नागरिक एवं वीरता पुरस्कार। ठीक है, नागरिक पुरस्कार आपको छोटा दिखेगा इसलिए और जूम कर लेता हूं। भारत रत्न, इसके फैक्ट सारे याद रखिए। हर एग्जाम के जितने भी मेरे भविष्य के ऑफिसर्स हैं वो सब याद रखें। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित। भारत रत्न कब से स्थापित किया गया? वर्ष 1954 से। यह किस क्षेत्र में? मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा उच्चतम क्रम के प्रदर्शन हेतु सम्मानित। इस पुरस्कार में प्रमाण पत्र, पदक शामिल है। कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है भारत रत्न में, कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है। क्यों हाईलाइट कर रहा हूं पता है आपको? अभी क्वेश्चन बनाता हूं, यही बनाता हूं, आप देखिएगा यूपीएससी कहां से खेलता है या स्टेट पीसीएस कहां से आपको गुमराह करेगा, और एसएससी क्या पूछ देगा जो आप पढ़ के भी गलत हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अनुशंसित किया जाता है देने के लिए, है ना। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। चलिए पहले मैं निर्माण करता हूं एसएससी वाले, सुनिए क्वेश्चन। भारत नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताइए, पढ़ लिया? बेसिक पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, कई जगह करंट अफेयर पढ़ लिया, द हिंदू के एडिटोरियल पे चर्चा भी देख ली होगी आपने कई जगह यूट्यूब पे। कितनी चर्चाओं में शामिल किया है इस पंक्ति को। इसलिए मैं कहता हूं, मैं कोई भी चीज ला रहा हूं ऑथेंटिक पीवाईक्यू को ध्यान में रख के लाता हूं। चलिए यूपीएससी का क्वेश्चन लीजिए, आप अपनी डायरी में लिखिए, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ना उसको लिखा करिए, मैं स्लो ही बोलता हूं। नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो भारतीय संविधान अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 से ही शुरू हो गया था। देखिए कहां से खेला हूं, ऐसे यूपीएससी करता है, आपको लिंक कराएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था।
26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया था, ठीक है, अपनाया गया था। वो वाली डेट डाल के आपको यहां से गुमराह कर देगा, तो बहुत याद रखना है। दूसरा कथन यूपीएससी का देखिए, इसमें मौद्रिक राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए और साथ ही प्रमाण पत्र शामिल होता है। बताइए, अगर याद नहीं रखेंगे, आप 200-250 पेज की एक महीने की मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो आप कितना याद रख सकेंगे? पर आप रोज पढ़ेंगे, एक पेज पढ़ेंगे, 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ेंगे इस क्लास से, मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम में बैठ जाना, करंट अफेयर के में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 26 क्वेश्चन आप सही कराओगे। 4 की मैं गारंटी नहीं देता, उसका रीजन है 100% कुछ नहीं होता, माना जाता है, ठीक है। तीसरा कथन लिखिए, एक वर्ष में अधिकतम इसको 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। हाँ, अब देखिए कूट दे देगा, कथन 1 और 2 सही है, कथन 2 और 3 सही है, केवल कथन 3 सही है, इनमें से कोई नहीं, तो केवल कथन 3 सही है। अब बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया इतनी सी चीजों से, इसलिए मैं कहता हूं रोज पढ़िए, रोज का काम रोज करिए, सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और करंट अफेयर का डर तो आप खत्म कर दीजिए, आप ऐसी जगह आ गए हैं हिंदी माध्यम वालों जहां अनुभव की कोई कमी नहीं है करंट अफेयर में, है ना। चलिए, जैसा क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आप उस दिन फील जरूर करोगे नहीं ऐसे ही क्वेश्चन बना है जैसा सर ने बताया था। चलिए, एक तो हो गया नागरिक पुरस्कार, अब दूसरा है वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। जैसे देखिए, मैंने आपको कथन वहां गुमराह किया था ना, 26 नवंबर 1949 को भारत रत्न की शुरुआत हुई, नहीं 1954 में हुई थी ना। यहाँ इस वाली डेट को याद रखिएगा। शांतिकालीन वीरता की स्थापना 4 जनवरी 1992 को की गई। घोषणा वर्ष में 2 बार होती है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर। वरीयता क्रम ये याद रखिएगा, एसएससी स्टेट पीसीएस, खूब एडिटोरियल पर चर्चाएं देख के आ जाना, यहाँ वही मिलेगा आधा घंटे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में सीधा सपा मिलेगा आपको। क्रम में लगाइए, तो पहले आता है परमवीर चक्र, फिर आता है अशोक चक्र, फिर आता है महावीर चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र, फिर आता है वीर चक्र, सबसे लास्ट में आता है शौर्य चक्र, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन वीरता पुरस्कार में, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं अपना पद्म पुरस्कार की। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई, घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। ये यूपीएससी वाला, यही यूपीएससी का एग्जाम ना यही और इसी लाइन से खेल जाएगा आपसे, और हमसे भी गलती हो सकती, किसी से भी गलती हो जाएगी। क्या बोला है? गणतंत्र दिवस की पूर्व, मतलब 26 जनवरी को है तो 25 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार मिलते हैं। कैसे? सार्वजनिक सेवा से जुड़े सभी क्षेत्र विषयों में उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है। श्रेणियां पद्म विभूषण, क्रम में पद्म भूषण, पद्म श्री। पद्म पुरस्कार की समिति प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है, द्वारा अनुशंसित होती है। 2 बार निलंबित वर्ष, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, वर्ष 1978-69 में और वर्ष 1993-97 में। एक वर्ष में पुरस्कार की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 120। चलिए, एसएससी वाले याद रखिए ये लाइन, यूपीएससी स्टेट पीसीएस सभी जिन लाइनों पर मैं दोबारा देखिए फिर से वो कर रहा हूँ ना, टिक लगा रहा हूँ, इन लाइनों को विशेष याद रखिए। एक ये लाइन, इस श्रेणी वाली लाइन और एक ये, ठीक है। इन लाइनों को विशेष याद रखना है, फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। चलिए, पात्रता सभी रैंकों के सभी अधिकारी, सेना, नौसेना, भारतीय नहीं है, वो किसी बल के अंतर्गत कोई विशेष लाइन नहीं है। चलिए, अब देखिए वहां पे मैंने आपको क्रम बता दिया था वीरता पुरस्कार का,
अब यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में कौन कौन से शामिल हैं? परमवीर, महावीर और वीर। शांतिकालीन में कौन कौन से शामिल हैं? अशोक, कीर्ति और शौर्य। इस इमेज को अच्छे से रख लीजिएगा और एक डायग्राम अपना फ्रेम कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो अब मैंने आपसे लास्ट में एक वादा किया था कि मैं आपको इमेज से पूरा पढ़ा के आ जाऊंगा। वैसे तो मैंने आपने देखा होगा कि नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न है उस पर क्वेश्चन का निर्माण करके आपको बताया। जो वीरता पुरस्कार है उसका मैंने आपको क्रम बताया कि इस क्रम में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। जो पद्म पुरस्कार है उसके भी मैंने पॉइंट हाईलाइट कर दिए कि इनको याद रखना है कि कब निलंबित हुए थे, है ना, वो भी बता दिए, तो वहां से क्वेश्चन का निर्माण हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का फ्रेम करता हूं, अच्छे से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित पद्म विभूषण की श्रेणियों का मिलान कीजिए, है ना। अब आपको क्या करेगा, मिलान कीजिए में ये सारे लिख देगा, किस लिए, किस क्षेत्र में, ये लाइनें ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से करिएगा ऊपर नीचे। फिर आपको ऑप्शन देगा ए बी सी डी, फिर उसके नीचे लिखना शुरू करेगा जिस टाइप से बनता है आजकल क्वेश्चन, तो उस तरीके से इस क्वेश्चन का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और आप इस क्लास में आ गए हो, हिंदी माध्यम विशेष तौर से सुन ले, ऑफिसर बन जाओगे, बस भटकना बंद करो। आपको मैं ऑथेंटिक सोर्स ही प्रोवाइड कर रहा हूं। करंट अफेयर पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक इस क्लास में लोग जुड़ें। जितने अधिक से अधिक स्टूडेंट ऑफिसर्स यहाँ जुड़ेंगे भविष्य के, उतना ही मेरा मोटिवेशन, मेरा अनुशासन बहुत हाई रहेगा। और मैं आने वाले समय में डिजिटल रूप से इस क्लास में बहुत सुधार करूंगा, जिसमें मेरा फेस भी दिखेगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी एक्सप्रेशन के साथ। ओके, तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसका रीजन है क्योंकि अभी इस चैनल पर आप देखिएगा प्लेलिस्ट मैंने बना दी हैं, कई क्लास सिर्फ मेरे ही द्वारा पढ़ाई जाएंगी, कोई और टीचर नहीं होगा, है ना। और अभी अगर आप देखें तो जो करंट अफेयर में मैंने आज 2 खबरें पढ़ाई हैं, निर्वाचन आयोग की और दूसरी पद्म विभूषण की। अब पद्म विभूषण के विषय में खूब दे देंगे आपको, कितनों को मिला, किसको मिला, क्या मिला। पर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी किस माइंड में सोच के अंदर देख रहे हैं ना, वो मैंने आपको पॉइंट दे दिए हैं। क्वेश्चन फिर आप कहेंगे यार पढ़ा तो था पर ये किसी ने नहीं बताया था, पर इस क्लास में बताया है, ईमानदारी से रिवीजन करिए, है ना। चलिए, आपका प्यार मेरी क्लास के साथ बना रहे, मुझे ऐसे ही उत्साह मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।